हे गाइस, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हम सब एसपीडीएफ ब्लॉक्स को एक साथ पढ़ रहे हैं और उसमें भी ब्लॉक्स के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रहे हैं। ब्लॉक के पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एसिड बेस का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था और इसके अलावे बेसिस क्या है, उनके एनहाइड्राइड्स क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं, ये हम लोग पहले वीडियो लेक्चर में देखे थे। सेकेंड वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया एसिड्स क्या है, उनके एनहाइड्राइड्स क्या है और एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि सॉल्बिलिटी क्या है। तो सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम लोग सॉल्बिलिटी जैसा कि हमने हेडिंग लगाया है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्बिलिटी में सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। क्या पढ़ेंगे? सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कहिए चाहे आप आयनिक कंपाउंड बोलिए, क्योंकि सॉल्ट्स जो हो जितने भी सॉल्ट्स होते हैं जनरली, सारे सॉल्ट्स नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर जो सॉल्ट्स है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड है। पहले समझते हैं सॉल्ट कहते हैं किसको है। हम लोग पढ़े थे कि एसिड प्लस बेस, एसिड और बेस को जब आपस में रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट प्लस क्या बनता है? वाटर। जैसे एक एसिड को लाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लाया HCl एक्वस, कोई बेस लाते हैं NaOH एक्वस, सॉल्ट क्या बनेगा हमारा? NaCl एक्वस प्लस क्या बनेगा? H2। यही आपका क्या है? सॉल्ट है। तो आप देख सकते हैं NaCl जो सॉल्ट है आपका, ये सॉल्ट भी है और साथ ही साथ क्या है? आयनिक कंपाउंड। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिकांश जो सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड। तो इसलिए हम हेडिंग लगाए सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट्स या आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ज़रा। तो सवाल ये है कि सर सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट्स जो हम हेडिंग लगाए हैं, हमको ये समझना है कि सॉल्बिलिटी ऑफ सॉल्ट्स होता क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले हम एक जनरल आयनिक कंपाउंड लाते हैं। तो मान लेते हैं लेट कि आपका MX क्या है? आयनिक कंपाउंड है। ये आपका आयनिक कंपाउंड है। इसकी सॉल्बिलिटी को थोड़ा समझेंगे अब हम लोग। ठीक है, जब हम लोग इस आयनिक कंपाउंड को MX नाम का एक आयनिक कंपाउंड लिए, इसको हम लोग एक पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं। सॉल्बिलिटी हम लोग समझना है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस सॉल्ट्स को किस में डालते हैं? पोलर सॉल्वेंट में। पोलर सॉल्वेंट में इसमें डालते हैं। ये आपका पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या है आपका? वाटर। H2 आपका ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट। ये H2 आपका लिक्विड है। ठीक है, इसमें इस सॉल्ट को हम डालें। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट होने के लिए दो कंडीशन है। पोलर सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? उसके लिए दो कंडीशन है। पहला तो इसका हाई क्या होना चाहिए? डायपोल मोमेंट वैल्यू होना चाहिए। डायपोल मोमेंट न्यू नेट क्या होना चाहिए? हाई न्यू नेट वो वैल्यू होना चाहिए। मतलब न्यू नेट क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये मीडियम से रिलेटेड होता है, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग आयनिक कंपाउंड को H2 में डालते हैं, अगर आयनिक कंपाउंड में जो इसमें दो पार्ट होता है, कैटायन और एनायन, तो क्या हो जाए? अगर M प्लस और X माइनस अलग हो जाए, M प्लस X माइनस, M प्लस को कौन घेरेगा? वाटर का नेगेटिव डायपोल। आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया भी होगा, वाटर का नेगेटिव डायपोल O पे माइनस जो बनता है नेगेटिव डायपोल, इसको घेरे। ठीक है, O का नेगेटिव। और X माइनस को कौन घेरेगा? वाटर का पॉजिटिव पोल, H घेरे, H घेरे। ठीक है, तो इसका मतलब M प्लस को अगर पानी घेरता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? M प्लस एक्वस। और X माइनस को पानी घेरे तो X माइनस एक्वस। मतलब अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को जब पोलर सॉल्वेंट में डाल लें और डालने से अगर M प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस का फॉर्मेशन हो जाए, तो आप इसको बोल सकते हैं MX इज सॉल्युबल। MX क्या हो जाएगा? सॉल्युबल हो जाएगा, तो माना जाएगा MX सॉल्युबल है। मतलब तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स क्या है? मतलब सॉल्ट्स को अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट में डालते हैं और डालने पे अगर उस सॉल्ट का जो दो पार्ट है, कैटायन और एनायन, वो एक्वस बना ले, M प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस बना ले, तो माना जाएगा कि क्या है? जो सॉल्ट्स है वो क्या है? सॉल्युबल है। ठीक है, MX को जो हम लोग पानी में वाटर में जब ऐड किए तो M प्लस एक्वस और X माइनस एक्वस बन रहा है, तो इसका मतलब कंपाउंड सॉल्युबल है। तो ये जो चीज़ें हुई, ये जो प्रोसेस हुआ है, ये कैसा होना चाहिए? अपने आप होना चाहिए। तो इसका मतलब MX इज सॉल्युबल ओनली वेन, कब? ओनली वेन इट अकर्स कैसे? स्पॉन्टेनियसली या नॉन स्पॉन्टेनियस? अकर्स स्पॉन्टेनियसली।
अपने आप होना चाहिए, स्वतः होना चाहिए। अगर खुद से होता है ये प्रोसेस तो माना जाएगा कि ये जो कंपाउंड है वो क्या है, सॉल्युबल। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपको याद होगा फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस होने के लिए याद कीजिए थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़े थे गिब्स एनर्जी डेल्टा जी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो डेल्टा जी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। दैट इज आप बोल सकते हैं डेल्टा जी सॉल्यूशन निगेटिव होना चाहिए। डेल्टा जी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, निगेटिव। सॉल्यूशन प्रोसेस जैसा कि मैं बताता हूँ थोड़ा सॉल्यूशन प्रोसेस। आप पढ़े होंगे कि कोई कंपाउंड है MX सॉलिड, इसको इन्फिनाइट वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है MX एक्वस, या आप बोल सकते हैं M प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन प्रोसेस। ऐसा हम लोग पढ़े भी हैं कभी थर्मोकेमिस्ट्री में, सॉल्यूशन प्रोसेस इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन प्रोसेस। तो हम बोले कि MX इज सॉल्युबल ओनली व्हेन इट अकर्स स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप हो। और स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी सॉल्यूशन लेस देन जीरो, या डेल्टा जी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अच्छा, थर्मोडायनेमिक रिलेशन से हम लोग पढ़े थे डेल्टा जी सॉल्यूशन बराबर होता है डेल्टा एच सॉल्यूशन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन, ये पढ़े थे। और एक चीज़ और, एक तो ये इक्वेशन हम लोग पढ़े ही थे, एक चीज़ और, डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, इंथैल्पी। इस प्रोसेस का जो इंथैल्पी हुआ, इस प्रोसेस के इंथैल्पी को क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं बात करूँ, इसके वैल्यूज़ की अगर बात करूँ, तो आप थोड़ा समझना चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा कि MX सॉलिड को जब हम लोग पानी में डालें तो M प्लस और X माइनस, मतलब M प्लस और X माइनस पूरी तरह से अलग हुआ। तो आपको याद होगा लैटिस एनर्जी जो होता था वो केटाइन और एनाइन को बांधने का फोर्स होता था। तो इसका मतलब दोनों अलग हुआ, तो इतना लैटिस एनर्जी उतना खर्च करना पड़ा होगा उसको तोड़ने के लिए, है ना। जैसे कि ये MX जो सॉलिड है, MX ये सॉलिड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि MX सॉलिड कैसे रहा होगा, मतलब MX सॉलिड कैसे बना होगा, ये M प्लस एक्वस प्लस X माइनस एक्वस, ये दोनों जब आपस में कंबाइन होता है तो MX बनता है। इस प्रोसेस में एनर्जी लैटिस एनर्जी रिलीज करता है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी, मतलब माइनस यू नॉट रिलीज करता है। तो अगर MX को अगर हमको लाना है M प्लस एक्वस प्लस X माइनस में, तो ये जो उल्टा प्रोसेस है तो इसमें एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो डेल्टा एस सॉल्यूशन है वो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कितने के बराबर होगा, तो सबसे पहले तो आप आयनिक कंपाउंड को तोड़े, किस में, केटाइन एनाइन को अलग किए, आयनिक कंपाउंड से केटाइन एनाइन को फ्री किए। तो फ्री करने में आपको क्या करना पड़ा होगा, लैटिस एनर्जी के बराबर एनर्जी खर्च करना पड़ा होगा। तो यू नॉट लगा प्लस में प्लस, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो आपका आयंस है केटाइन और एनायन, उसके साथ क्या हुआ कि पानी जो पोलर सॉल्वेंट है वो उसको घेर रहा है, एक्वस बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते थे हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका मतलब कि डेल्टा एच हाइड्रेशन एनर्जी, अट्रैक्शन हुआ तो निगेटिव ना, तो माइनस में डेल्टा एच एच ई, डेल्टा एच एच ई। तो इसका मतलब ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर है, लैटिस एनर्जी माइनस डेल्टा एच एच ई के बराबर है। ये दो इक्वेशन आपको हेल्प करेगा सॉल्विटी को समझने के लिए, थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। पहला ये तो मैंने आपको पढ़ाया ही था थर्मोडायनेमिक्स में, और एक सेकेंड हम लोग पढ़े डेल्टा एच सॉल्यूशन जो होता है वो लैटिस एनर्जी और माइनस हाइड्रेशन एनर्जी के सम के बराबर होता है, ठीक है, माइनस हाइड्रेशन एनर्जी के सम के बराबर होता है। अब हमको ये जानना है कि कोई भी कंपाउंड सॉल्युबल कब होगा। तो एक चीज़ तो हम देखें कि सॉल्युबल होने के लिए डेल्टा जी का साइन क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। और डेल्टा जी का साइन जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, डेल्टा जी सॉल्यूशन निगेटिव होने के, डेल्टा एस सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन है, डिपेंड किस पे करता है, डेल्टा एस सॉल्यूशन के साइन पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये माइनस है। तो अगर मान लो कि ये माइनस अगर हो गया, डेल्टा एस सॉल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सॉल्यूशन है, अगर ये माइनस हो गया, ये तो पहले से माइनस है ये वाला टर्म, और अगर ये भी माइनस अगर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा निगेटिव होगा, और डेल्टा एस सॉल्यूशन क्या आएगा, निगेटिव। डेल्टा एस सॉल्यूशन निगेटिव, इसका मतलब कि कंपाउंड क्या होगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखो पहले क्या करते हैं, यहाँ से दो केस लेते हैं, ठीक है, दो केस लेते हैं। ये हो सकता है कि एक बार निगेटिव भी हो और हो सकता है कि ये क्या हो, पॉजिटिव भी हो। तो दो केस हम लेकर दिखाते हैं, ठीक है। तो अच्छा ये जो है निगेटिव, ये पॉजिटिव अगर हो तो ये निगेटिव पॉजिटिव किस पर डिपेंड करेगा, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। कैसे, आप देखो जरा, डेल्टा एच सॉल्यूशन का जो साइन है, ठीक है, ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि इसका जो साइन है वो इन दोनों के वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। तो इन दोनों के वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा। अब इन दोनों के वैल्यूज़ पर डिपेंड करेगा तो यहाँ से दो केस हो सकता है। तो एक केस हो सकता है कि ये ज़्यादा हो इससे, है ना, एक केस हो सकता है कि ये ज़्यादा हो इससे। तो मैं दो केस राइज कर रहा हूँ, ठीक है। एक केस ले लेते हैं हम लोग, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट पीछे लेते हैं। केस फर्स्ट अगर हम मान लेते हैं कि लैटिस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो हाइड्रेशन एनर्जी से कम है, अर्थात हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब डेल्टा एस सोल्यूशन क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। डेल्टा एस सोल्यूशन निगेटिव, डेल्टा एस सोल्यूशन निगेटिव। आज चूँकि हम लोग पढ़े तो डेल्टा जी सोल्यूशन बराबर डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सोल्यूशन। तो ये तो निगेटिव है, ये अगर ऐसा है तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से तो डेल्टा सोल्यूशन निगेटिव, तो ये निगेटिव, ये दूसरा टर्म भी आपका क्या है, निगेटिव है। तो इसका मतलब कि डेल्टा जी सोल्यूशन भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। और डेल्टा जी सोल्यूशन इस स्थिति में निगेटिव आया तो इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं कि एम एक्स इज सॉल्युबल। तो एम एक्स माना जाएगा कि कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है। तो अगर मान लीजिए हम छोटा मोटा क्वेश्चन दिखाते हैं जो कि कई बार आपके एग्जाम में आते हैं, जैसे मान लो कि अगर बोला जाए कि बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ये सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है भी और होता भी है। रीज़न पूछेगा क्यों, तो आप एक रीज़न दे सकते हो कि ये इसलिए सॉल्युबल है क्योंकि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी वो क्या है। आंसर इसका क्या होगा, क्यों अगर ये सॉल्युबल तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर होगा इसका कि इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है डेल्टा एच एच ई, ठीक है, उनके लैटिस एनर्जी से क्या है, यू नॉट से क्या है, ज़्यादा है। यही आंसर इसका होगा, ठीक है। सिंपली कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे, कोई दो कंपाउंड दिया जाएगा, बोला जाएगा ये दोनों सॉल्युबल है, स्टेटमेंट रहेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, दोनों एनर्जी बराबर कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आप आराम से ये स्टेटमेंट लगा सकते हो कि अगर कोई कंपाउंड सॉल्युबल है तो इसका मतलब ये रहा होगा कि उसका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। क्लियर यहाँ तक। तो एक केस तो हम ये समझ लिए कि लैटिस एनर्जी अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी से कम लिए। अच्छा दूसरा केस लेते हैं, केस 2। अगर मान लीजिए कि इस बार केस 2 में अगर लैटिस एनर्जी ही ज़्यादा हो, किससे, अगर हाइड्रेशन एनर्जी से, एच से, हाइड्रेशन एनर्जी से क्या हो, ज़्यादा हो, तो इस केस में डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। सोल्यूशन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव आएगा। अच्छा डेल्टा एच सोल्यूशन पॉजिटिव आया तो ये डिसाइड आप नहीं कर सकते हो कि डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा या निगेटिव ही आएगा। कैसे, क्योंकि डेल्टा जी का जो साइन है, डेल्टा जी सोल्यूशन चूंकि बराबर कितना होता है, डेल्टा एच सोल्यूशन माइनस टी डेल्टा एस सोल्यूशन, तो ये ना पॉजिटिव आया है, तो यहाँ से भी दो सब केस राइज करना पड़ेगा, यहाँ से दो सब केस। क्यों, मैं एक लाइन बोलता हूँ कि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डेल्टा जी सोल्यूशन का जो साइन है, मतलब मैं लिख सकता हूँ एक लाइन, साइन ऑफ डेल्टा जी सोल्यूशन डिपेंड्स किस पे, ऑन रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस। मतलब डेल्टा एच और टी डेल्टा एस के रिलेटिव साइन, रिलेटिव जो है ना उनके मैग्नीट्यूड के साइन पर डिपेंड करे, रिलेटिव मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ठीक है, डेल्टा जी का साइन। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकता है, पहला ये सब केस फर्स्ट लेते हैं, सब केस फर्स्ट, और एक लेते हैं सब केस 2। देखो पहला लेते हैं, अगर मान लो कि डेल्टा एच सोल्यूशन, ठीक है, मैंने ये कंफर्म किया कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव में है। अब क्या करते हैं कि अगर इसका वैल्यू इससे बड़ा हो, मतलब डेल्टा एस सोल्यूशन ये क्या हो, टी डेल्टा एस सोल्यूशन से क्या हो, ज़्यादा हो। एक सब केस 1 ये ले लिए इसके मैग्नीट्यूड, और एक ले लेते हैं सब केस 2 में कि डेल्टा एस सोल्यूशन छोटा हो, डेल्टा एस सोल्यूशन जो है उसका मैग्नीट्यूड छोटा हो, किससे, टी डेल्टा एस सोल्यूशन से छोटा हो। तो अगर मान लो डेल्टा एस सोल्यूशन बड़ा है टी डेल्टा एस सोल्यूशन से, अगर ये बड़ा है इससे, तो ऑब्वियस है अगर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा नेगेटिव से, इसका मतलब ओवरऑल साइन क्या आएगा, डेल्टा जी का ओवरऑल साइन क्या आएगा, डेल्टा जी सोल्यूशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये होगा अगर पॉजिटिव आया तो इस कंडीशन में एम एक्स इज क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, एम एक्स इज इनसॉल्युबल, एम एक्स क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें डेल्टा जी सोल्यूशन अगर लेस देन है टी डेल्टा एस, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वैल्यू है काफ़ी बड़ा है, ये छोटा है, तो डेल्टा जी सोल्यूशन का साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा, माइनस निगेटिव आएगा, क्योंकि निगेटिव वाला बड़ा हो गया, पॉजिटिव वाला छोटा हो गया, तो निगेटिव आएगा। तो इस केस में एम एक्स क्या होगा आपका, सॉल्युबल हो जाएगा, एम एक्स इज
सॉल्युबल, mx सॉल्युबल माना जाएगा, ठीक है, mx आपका सॉल्युबल होगा। अब देखते हैं ज़रा, अगर mx सॉल्युबल है, ठीक है, और इसमें देखते हैं mx इज इनसॉल्युबल, तो अगर बोला गया कि Sr SO4 स्ट्रॉन्सियम सल्फेट चाहे बेरियम सल्फेट, ये सब क्या है, इनसॉल्युबल है, ये सब इनसॉल्युबल होता भी है। फॉर एग्जांपल मैं मेंशन कर रहा हूँ, ऐसा स्ट्रॉन्सियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट ही क्या है, इनसॉल्युबल है। तो पूछा जाएगा क्यों, वाई, तो आप बोल सकते हैं कि इस केस में लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहा होगा किससे, हाइड्रेशन एनर्जी से, मतलब बांधने वाला फोर्स अगर ज़्यादा हो गया अगर रिलीज करने वाले फोर्स से तो कहीं ना कहीं वो कंपाउंड क्या रहा होगा, इनसॉल्युबल। तो पूछा जा सकता है कि दो कंपाउंड देकर के दोनों इनसॉल्युबल, ऐसा क्यों, तो आप मेंशन कर सकते हो कि उसका लैटिस एनर्जी क्या है, ज़्यादा है उसके हाइड्रेशन एनर्जी से। अच्छा, इस केस में भी आप देख सकते हो कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, लेकिन इसके बावजूद भी ये सॉल्युबल हो रहा है, क्यों, क्योंकि टी डेल्टा एस का जो रिलेटिव साइन, रिलेटिव जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो डेल्टा एस सोल्यूशन से क्या है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, ये ज़्यादा है तो बहुत सारे कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं उसके, क्योंकि उनके जो डेल्टा एस सॉल्यूशन मतलब कि इंट्रॉपी जो है वो ज़्यादा होते हैं। जैसे अगर CH3COOAg सिल्वर एसीटेट की बात करूँ, चाहे KCl की बात करूँ, चाहे KBr की बात करूँ, चाहे अमोनियम नाइट्रेट की बात करूँ, ये सब सॉल्युबल है, ये सब क्या है, सॉल्युबल है, ये सब सॉल्युबल है। क्यों, तो इसका आंसर है लार्ज डेल्टा एस वैल्यू, लार्ज डेल्टा एस वैल्यू के कारण, लार्ज एंट्रोपी चेंज के कारण क्या है, ये सॉल्युबल है। तो आप देख सकते हो कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी ये क्या है, सॉल्युबल। लेकिन सॉल्युबल यहाँ पे क्यों है, क्योंकि इसका एंट्रोपी का वैल्यू क्या है, लार्ज है, इसलिए सॉल्युबल है। तो यहाँ से अब एक चीज़ देखो ज़रा कि अभी हम लोग जब देखें लैटिस एनर्जी, अगर मान लो कि लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, जैसे कि हम लोग केस फर्स्ट में देखे थे, ये वाला केस फर्स्ट, तो इस केस में आप देख सकते हो पूरी तरीके से कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लैटिस एनर्जी अगर ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, तो प्रॉब्लम क्या रहा है कि दोनों बातें हो रही है, mx इज सॉल्युबल और mx इज इनसॉल्युबल और mx इज सॉल्युबल, मतलब दोनों चीज़ें हैं। तो आप कहीं ना कहीं देख सकते हो कि यहाँ जो इनसॉल्युबल होने का जो रीज़न है वो ये है कि लैटिस एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ पे सॉल्युबल होने का रीज़न ये है कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो है ही, तो यहाँ पे होना चाहिए इनसॉल्युबल, लेकिन उसके बावजूद सॉल्युबल। सॉल्युबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इंट्रॉपी चेंज का वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इंट्रॉपी चेंज का वैल्यू ज़्यादा है। और भी थोड़ा मैं आपको क्लियर करता हूँ, जैसे टी डेल्टा एस सोल्यूशन में अगर इंट्रॉपी चेंज वैल्यू ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो, तो उसके कारण भी डेल्टा एस सोल्यूशन से ये वाला मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा, तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल। अगर मान लो कि इंट्रॉपी चेंज का जो वैल्यू है अगर वो एक नॉर्मल वैल्यू रहे, आसपास डेल्टा एच सोल्यूशन के ही आसपास का कोई वैल्यू रहे या नॉर्मल वैल्यू रहे, तो कभी टेम्परेचर के बढ़ाने से भी, है ना, टेम्परेचर अगर काफ़ी हाई हो तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ओवरऑल ज़्यादा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि कंपाउंड के जो सॉल्युबल होने के जो तरीके हैं, वो बस एक तरीका नहीं कि लैटिस एनर्जी कम है हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो कंपाउंड सॉल्युबल है, नहीं। हम यहाँ पे ये भी देख पा रहे हैं कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा है हाइड्रेशन एनर्जी से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपाउंड सॉल्युबल, क्यों, क्योंकि एंट्रोपी चेंज ज़्यादा हो जाए तो भी, है ना, कंपाउंड सॉल्युबल हो जाएगा, या टेम्परेचर हाई हो जाए, टेम्परेचर बढ़ा करके कोई चीज़, कभी कभी हम लोग पढ़ें कि कोई चीज़ अगर सॉल्युबल नहीं है, गिवन अगर टेम्परेचर पे किसी सॉल्वेंट में अगर सॉल्युबल नहीं है तो आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो वो सॉल्युबल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो ये टी जो है ना, टी टेम्परेचर कहीं ना कहीं इंट्रॉपी चेंज वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और मल्टीप्लाई होने के कारण क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी इससे कम हो जाता है, मतलब इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और कम हो जाता है जिसके कारण डेल्टा एस सोल्यूशन आपका नेगेटिव आ जाता है, और नेगेटिव होने के कारण प्रोसेस क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस, मतलब वो सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर सारे बातों को रिगोनाइज किया जाए तो हमको यहाँ से यही समझ में आता है कि यही समझ में आता है कि जो आपके सॉल्युबिलिटीज़ का जो एरिया है, सॉल्युबिलिटी का जो एरिया है, मतलब कौन कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल, कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल है, ये आप इजीली नहीं बता सकते। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना अनसर्टेन है, सर्टेनिटी यहाँ पे नहीं है, सर्टेन है ही नहीं, क्योंकि फैक्टर्स एक है नहीं, ठीक है। हम ये नहीं देख सकते हमेशा कि लैटिस एनर्जी अगर कम होगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी से तो कंपाउंड सॉल्युबल होगा। हम ये भी देख पा रहे हैं कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी से, बांधने वाला फोर्स ही ज़्यादा है ना, तोड़ने वाले फोर्स से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपाउंड क्या है, सॉल्युबल है, इसलिए सॉल्युबिलिटी का एरिया निश्चित नहीं है। लेकिन हमको 1500 से 2000 कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी को जानना है,
1500 कंपाउंड, 1500 से लेकर के 2000 कंपाउंड की सॉलिबिलिटी को जानना है, तो उसको समझने के लिए आपको 15 से 20 पॉइंट आना चाहिए। तो आपको 1500 2000 कंपाउंड के आसपास जो है सॉलिबिलिटी आपको आराम समझ में आ जाएगा, और आप आराम से इजीली बता सकते हो कि कौन सा कंपाउंड सॉल्युबल और कौन सा कंपाउंड इनसॉल्युबल, ये क्लियर बता पाओगे आप। लेकिन इसको समझने से पहले मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ। मैं एक अभी जो टेम्परेचर वाला जो मेंशन कर रहा था कि कोई कंपाउंड लो टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं होता, लेकिन जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते तो वो सॉल्युबल हो जाता है। तो इसको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे अगर आप लेड का क्लोराइड लेते हैं PbCl2, और PbCl2 को अगर आप पानी में डालते हैं, ठीक है, तो ये पानी में अगर डालते हैं, उसको आप H2 में डालते हैं, H2 में, तो ये कंपाउंड जो है ना इनसॉल्युबल है कोल्ड वाटर में ये क्या है, इनसॉल्युबल। PbCl2 क्या है, जब PbCl2 क्या है, इनसॉल्युबल लिख सकते हैं, यहाँ पे इनसॉल्युबल ही लिख देता हूँ, ये इनसॉल्युबल है, ठीक है। तो ठीक है, ये इनसॉल्युबल है। और लेकिन जब आप इसी PbCl2 को अगर आप बॉयल वाटर में डालते हैं या हॉट वाटर में, बॉयल क्या वो वाटर या हॉट वाटर में अगर आप डालते हैं, तो ये जो कंपाउंड है, ये PbCl2, ये सॉल्युबल हो जाता है, क्लियर सोल्यूशन दिखने लगता है, मतलब सोल्यूशन क्लियर दिखता है, मतलब क्लियर सोल्यूशन, पारदर्शी दिखता है, मतलब पारदर्शी दिखने का मतलब सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल। तो यहाँ सॉल्युबल होने का मतलब क्या है कि डेल्टा G सोल्यूशन क्या है, निगेटिव है, ठीक है, ये सॉल्युबल हो जा रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर भी एक फैक्टर्स है। तो बहुत सारे तरीके से आप सॉल्युबिलिटी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कौन सा फैक्टर लग रहा है ये आप बिल्कुल नहीं लगा सकते, तो इसलिए ये अनसर्टेन है। तो हम लोग को 1500 2000 के बीच में पढ़ना है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम हेडिंग लगाते हैं, इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। तो इस एरिया को समझाता हूँ पहले मैं, कि जैसे हम लोग कैसे 1500 से 2000 कंपाउंड के सॉल्युबिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड में दो पार्ट होता है, ठीक है। जैसे हमने अभी माना MX क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, MX एक आयनिक कंपाउंड है। इसमें दो पार्ट है, एक केटायन, आपको याद होगा शुरुआत वाला केटायन होता है, M+, ये क्या है आपका केटायन है, और X- ये क्या है आपका एनायन है। उसकी वैलेंसी कुछ भी हो सकती है, हालांकि जिस हिसाब से मैंने माना है उस हिसाब से +1 -1 है। जो केटायन होता है उसको हम लोग बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। बेसिक रेडिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बेसिस होता है वो हाइड्रोक्साइड को रिलीज करता है, OH- आयन को रिलीज करता है। तो कोरस्पॉन्डिंग चार्ज क्या आता है, प्लस चार्ज आता है दूसरे पे। तो प्लस वाले को मेटल आयन को क्या बोलेंगे, बेसिक रेडिकल। और जो X- है इसको हम लोग बोलेंगे एसिड रेडिकल, क्योंकि जब एसिड से H+ निकल जाता है, जैसे NaCl, तो Cl- बनता है, तो Cl- कहाँ से आया, एसिड से आया, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एसिड रेडिकल बोलेंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में दो तरह का रेडिकल होता है, एक को बोलते हैं बेसिक रेडिकल, एक को बोलते हैं एसिड रेडिकल, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे 15 से 20 पॉइंट में 1500 1000 कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी। तो मैं एक छोटा सा आपका क्लू देता हूँ। जैसे हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे मान लो कि हम अगर बोले समझाने के लिए कि मेटल का जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। अब मैंने बोला मेटल के ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे बोला अभी समझाने के लिए, ये सही है गलत है वो बाद में डिसाइड करेंगे। मेटल के ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बोल दिया कि मेटल के ऑक्साइड सॉल्युबल है, तो आप सिर्फ एक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी नहीं पढ़े, बल्कि आप 84 कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए। कैसे, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड, मेटल पूरे पीटी में आपका 80 84 80 84 के आसपास है, 80 84 के आसपास है। तो सब मेटल का जो ऑक्साइड लगाओ, क्योंकि ऑक्साइड क्या है तुम्हारा एसिड रेडिकल है, तो सब मेटल को उसके साथ जब जोड़ोगे, मेटल का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये सब जब जोड़ोगे तो आपका 84 मेटल का ऑक्साइड बनेगा। और हम बोल दिए सॉल्युबल है, तो इसका मतलब 84 कंपाउंड सॉल्युबल हो गया मेटल का ऑक्साइड, सही। तो इसी तरीके से हम लोग 1500 2000 कंपाउंड के आसपास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, तो यही कभी बेसिक रेडिकल के बारे में बोलूँगा, कभी एसिड रेडिकल के बारे में बोलूँगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट नंबर पढ़ते हैं पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। थोड़ा जानो, ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं।
जैसे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड का अगर मैं बात करूँ तो मेटल के ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला ओ पे डबल माइनस। तो मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आप पढ़े भी हो, मेटल का ऑक्साइड को जब पानी में डालते हैं H2O में, हॉट या कोल्ड वाटर में इसको जब डालते हैं तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, OH माइनस आयन बनता है। ठीक है, ये मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो किताब लिखता है कि ओनली एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल, मतलब जितने भी एस ब्लॉक के मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो सब के सब क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन उसमें से 2 मेटल को छोड़ करके। ठीक है, मैं पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, ओनली एस ब्लॉक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने ओनली एस ब्लॉक लिखा है, मेटल ऑक्साइड ओ पे डबल माइनस आयन या हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल एक्सेप्ट, एस ब्लॉक में ही 2 मेटल को छोड़ के, किसको किसको, बेरिलियम पे डबल प्लस, मैग्नीशियम पे डबल प्लस, मतलब बेरिलियम मैग्नीशियम के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को छोड़ करके, इन दोनों को छोड़ दो तो एस ब्लॉक के जितने भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड वो क्या है, सॉल्युबल ओनली। तो इसका मतलब डी सब का क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल। जैसे अगर मैं बात करूं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मैंने मेटल का ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड गैस ब्लॉक का ऑक्साइड है, इसको हम H2O पानी में डाल लें, कोल्ड वाटर में, तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल। तो अभी तुरंत हम लोग क्या पढ़े, ओनली एस ब्लॉक मेटल्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल, जिसका मतलब कि ये कैल्शियम क्या है, एस ब्लॉक का है, ये सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल, ही मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ले मैग्नीशियम ऑक्साइड H2O कोल्ड वाटर में, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जरूर बनाएगा, लेकिन ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो ये हो जाएगा इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होगा, क्योंकि मैंने एक्सेप्शन पढ़ाया है कि मैग्नीशियम और बेरिलियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या है, इनसॉल्युबल। फॉर एग्जांपल अगर आयरन का लूँ Fe2O3, इसको अगर हम लोग हॉट वाटर में डालें, हॉट वाटर, इवन हॉट वाटर में भी अगर इसको डालें तो ये क्या होगा, 3+ में हाइड्रोक्साइड बनाएगा, FeOH का होल ट्राइस, आपको याद हो गया, पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। लेकिन ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो ये इनसॉल्युबल होगा। आप समझ रहे हो इनसॉल्युबल कैसे, ये इनसॉल्युबल होगा कैसे, क्योंकि मैंने बोला सिर्फ एस ब्लॉक मेटल्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर सॉल्युबल, इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पे बहुत सारे एग्जांपल करते हैं, जैसे MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्राइस, पी ब्लॉक का है, इनसॉल्युबल। अगर मैं बात करूँ लेड का ऑक्साइड PbO, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल। अगर मैं बात करूँ आयरन का ऑक्साइड FeO, फेरस ऑक्साइड, तो ये क्या होगा, इनसॉल्युबल। अगर मैं बात करूँ सीजियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम ये एस ब्लॉक का, देखो सीजियम एस ब्लॉक होता है ना, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल। अगर मैं बात करूँ पोटेशियम ऑक्साइड K2O, सॉल्युबल है ना, और भी देखता हूँ एग्जाम्पल कुछ। अगर मैं बात करूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, एक्सेप्शन में था ये। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल। स्ट्रॉन्सियम हाइड्रोक्साइड, सॉल्युबली इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ जिंक ऑक्साइड ZnO, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल होगा। अगर मैं बात करूँ मरकरी ऑक्साइड HgO, ठीक है, तो ये सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है टी से। ठीक है, फिर आइए दूसरा देखते हैं, सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन के बारे में अगर मैं बात करूँ, नाइट्रेट, अभी से पहले कौन सा आयन की बात किए थे, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। अब नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट किसको कहते हैं, NO3 पर सिंगल माइनस, ये नाइट्रेट सॉल्ट की मैं बात करता हूँ, नाइट्रेट आयन सॉल्ट, चलो सॉल्ट लिखता हूँ, नाइट्रेट सॉल्ट। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये माइनस है, तो इससे कौन जुड़ेगा, प्लस, प्लस कौन होते हैं, मेटल्स। तो ठीक है, अब मैं समझाता हूँ नाइट्रेट्स, तो जितने भी मेटल के नाइट्रेट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, नाइट्रेट्स मतलब ऑल मेटल नाइट्रेट्स आर नेसेसरली सॉल्युबल, मतलब नाइट्रेट मतलब मेटल के जितने भी नाइट्रेट्स है, चाहे कोई भी मेटल हो, वो सब के सब जरूर सबके सब क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ ऑल मेटल नाइट्रेट, ऑल मेटल नाइट्रेट आर नेसेसरली, जरूर से,
नेसेसरली सॉलेबल। एक पॉइंट पे आप ध्यान दो, ऑल मैंने लिखा है, सारे मेटल नाइट्रेट्स क्या होंगे, सॉलेबल। इवन यहाँ तक कि सिल्वर 1 का नाइट्रेट, लेड 2 में नाइट्रेट और Hg1 में नाइट्रेट, ये भी क्या होंगे, इसके नाइट्रेट्स भी क्या होंगे, आर ऑल्सो सॉलेबल। सर मन में एक क्वेश्चन ये है कि आपने ये तो बोल ही दिया कि जितने भी मेटल के नाइट्रेट्स है वो सब सॉलेबल है, तो ऐसा क्या रीज़न है कि आपने सिल्वर 1 में और लेड 2 में और Hg1 में आपने नाइट्रेट को दिखाया है? तो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे सिल्वर 1, लेड 2 और मरकरी 1 में जो अधिकांश सॉल्ट होते हैं इनके, सिल्वर 1 के अधिकांश सॉल्ट, लेड 2 में अधिकांश सॉल्ट और मरकरी 1 में जो अधिकांश सॉल्ट होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं। इसलिए मैं इन तीन को हमेशा अलग से डिस्कशन करूँगा। हालांकि यहाँ पे नाइट्रेट में ये तीनों भी सॉल्युबल है, इसलिए हमको दिखाने की जरूरत पड़ रही है कि ये तीनों के मतलब अधिकांश सॉल्ट इनसॉल्युबल है, लेकिन नाइट्रेट्स क्या है, सॉल्युबल है नाइट्रेट्स में। मतलब नोट में आप ध्यान रख सकते हो ऐसे नोट में कि सिल्वर 1 Pb2 में और मरकरी 1 में ये जो होते हैं इसके मोस्टली जो कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली कंपाउंड इनसॉल्युबल, कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं। इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको अलग से डिस्कशन किया है। तो यहाँ तो नाइट्रेट में कोई सवाल ही नहीं, नाइट्रेट्स में कोई भी मेटल हो, सारे मेटल क्या है, सॉल्युबल है। तो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल 2 -1 में ना, तो ये 2+ में होता है, तो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 की बात करूँ तो ये भी सॉल्युबल, कोई भी सारा का सारा सॉल्युबल। लेड NO3 का होल 2 सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, सॉल्युबल। फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल 2 सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, सॉल्युबल एटसेट्रा, बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तीसरा नंबर, थर्ड, अमोनियम। अमोनियम सॉल्ट्स, अमोनियम का फॉर्मूला NH4 होता है, अमोनियम सॉल्ट्स। तीसरा हम लोग देखेंगे अमोनियम सॉल्ट्स। अब देखिए क्या है, जितने भी अमोनियम सॉल्ट्स है वो भी नेसेसरली सॉल्युबल है, तो इसके बारे में भी एक लाइन, ऑल अमोनियम NH4 प्लस सॉल्ट्स आर नेसेसरली सॉल्युबल। ये भी क्या हो गया, पक्के से सॉल्युबल होगा, मैंने इसमें भी लिखा है ऑल। अच्छा एक चीज़ और है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था नाइट्रेट। तो नाइट्रेट क्या है, आपका एसिड रेडिकल है, तो इसका मतलब ये बेसिक रेडिकल से जुड़ेगा, प्लस वाले से जुड़ेगा, और प्लस वाला कौन होता है, मेटल। ठीक है, मेटल 84 होता है, तो आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे 84 मेटल्स का सॉलिडिटी पर है आप। अच्छा यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि अमोनियम सॉल्ट्स की अगर बात करूँ तो अमोनियम खुद पहले से क्या है, प्लस है, मतलब ये बेसिक रेडिकल है, तो ये किससे जुड़ेगा, एसिड रेडिकल से, मतलब ये नेगेटिव वाले से जुड़ेगा। नेगेटिव मतलब नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फॉस्फेट, इन सब जो भी आइड और आइड वाले जो सफिक्स वाले जितने भी आपके रेडिकल्स है वो सब इससे जुड़ेंगे, तो उन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर नेसेसरली क्या होंगे, सॉल्युबल। ठीक है, इसमें आपका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सब सॉल्युबल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्युबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट फॉर्मूला ये होगा NH4 का होल 2 SO4, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फाइड NH4 का होल 2 अमोनियम सल्फाइड, सॉल्युबल, प्लस वाले माइनस वाले जुड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अमोनियम कार्बोनेट CO3, सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो सॉल्युबल। ऑल अमोनियम सॉल्ट्स आर नेसेसरली सॉल्युबल। ये 3 पॉइंट हम लोग करें। चौथा पॉइंट फर्स्ट ए ग्रुप के सॉल्ट्स, फर्स्ट ए प्लस, मतलब फर्स्ट ए में कौन कौन सा आता है, लिथियम, सोडियम। तो लिथियम को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ, सोडियम प्लस है ना, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसमें किसको छोड़ दे रहा हूँ, लिथियम प्लस, इसको छोड़ कर मैं बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ए अगर ग्रुप के सॉल्ट की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट ए ग्रुप मतलब सोडियम का क्लोराइड, सोडियम का सल्फाइड, सोडियम का कुछ भी, मतलब बहुत सारे। अब ये जो फर्स्ट ए है तो फर्स्ट ए आपका कौन सा है,
बेसिक रेडिकल, तो ये एसिड रेडिकल के साथ नेगेटिव वाले के साथ जुड़ेगा, तो इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जितने भी अल्कली मेटल सॉल्ट्स होते हैं ये भी नेसेसरली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लिथियम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूँ कि अल्कली मेटल सॉल्ट्स आर necessarily soluble, नेसेसरली क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, लेकिन एक को छोड़ करके, एक सॉल्ट को छोड़ करके, एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ये ऑलमोस्ट बोल सकते हैं ये आपका इनसॉल्युबल होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होते हैं, हालांकि पार्शियली सॉल्युबल होता है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल आप बोल सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल होता है। मतलब सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, ये जो प्लस है ये सब, ये प्लस सब माइनस के साथ क्या है, सॉल्युबल है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, ये सब सॉल्युबल है, लेकिन एक को छोड़ कर, किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको छोड़ करके बाकी सब सॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर बात करूँ पोटेशियम क्लोराइड सॉल्युबल है, सीजियम फ्लोराइड सॉल्युबल है, रुबिडियम कार्बोनेट Rb2CO3 ये सॉल्युबल है, सोडियम सल्फाइड Na2S सॉल्युबल है, पोटेशियम आयोडाइड ये सॉल्युबल है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 सॉल्युबल है, ठीक है। और मैं बात करता हूँ सोडियम कार्बोनेट सॉल्युबल है, बाइकार्बोनेट सॉल्युबल नहीं है, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4 ये सब क्या है, ऑल आर सॉल्युबल। ये चौथा पॉइंट आपका था, मतलब फर्स्ट ए ग्रुप का जो सॉल्ट्स है वो सब के सब सॉल्युबल होंगे। लिथियम की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें भी किसको छोड़ करके, एक को, सोडियम को छोड़ करके। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ फिफ्थ पॉइंट, पाँचवा है नाइट्राइट सॉल्ट्स। नाइट्राइट किसको बोलते हैं, NO2 पे सिंगल माइनस आयन सॉल्ट्स, नाइट्राइट सॉल्ट्स, ठीक है। नाइट्राइट्स में जितने भी मेटल के नाइट्राइट्स है, जितने भी मेटल के नाइट्राइट्स है, इससे पहले हम लोग नाइट्रेट पढ़े थे, नाइट्रेट, ये नाइट्राइट्स है, जितने भी मेटल के नाइट्राइट है वो सब के सब क्या है, सॉल्युबल है, लेकिन इसमें तीन को छोड़ करके, वही तीनों, कौन सा, सिल्वर एक, लेड में दो और मरकरी एक में। तो मैं एक पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पे, ऑल मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑल मेटल नाइट्राइट्स सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, लेकिन उन तीनों को छोड़ करके, एक्सेप्ट किसको, सिल्वर एक, लेड दो और मरकरी एक के नाइट्राइट को छोड़ करके, इन तीनों को छोड़ करके, एक्सेप्ट लिखा मैंने यहाँ पे, इन तीनों को छोड़ करके, मतलब ये तीनों क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे। मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ, सिल्वर आयोडाइड में बोल रहा, सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 सॉल्युबल इनसॉल्युबल, AgNO2 या PbNO2 का होल 2 HgNO2 ये सब क्या होंगे, मैं इनसॉल्युबल लिखता हूँ, इनसॉल्युबल, ठीक है। और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे सोडियम नाइट्राइट सॉल्युबल होगा, जैसे जिंक नाइट्राइट ZnNO2 का होल 2 सॉल्युबल, जैसे कॉपर नाइट्राइट CuNO2 का होल 2 सॉल्युबल होगा, +1 +2 दोनों में होगा। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम नाइट्राइट AlNO2 का होल ट्राइस, 3 प्लस होता है, 1 माइनस है, ठीक है, ये सॉल्युबल। क्रोमियम 3 में नाइट्राइट अगर लिखे फॉर्मूला CrNO2 का होल ट्राइस, ये भी क्या होंगे, सॉल्युबल, ठीक है। बस इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे नाइट्राइट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट 6, छठा पॉइंट, एसीटेट सॉल्ट की मैं बात करता हूँ। एसीटेट फॉर्मूला क्या होता है, CH3COO- सॉल्ट्स की मैं बात करता हूँ। तो एसीटेट में भी जितने भी मेटल के एसीटेट्स है ये सब सॉल्युबल है, लेकिन उन तीनों में थोड़ा प्रॉब्लम इसमें भी है। तो एक लाइन में लिखूंगा, ऑल एसीटेट्स CH3COO- सॉल्ट्स आर सॉल्युबल,
लेकिन उन तीनों की थोड़ा अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ सॉलेबल भी है कुछ इनसॉलेबल भी है। CH3COO लेड 2 में अगर बात करूँ, लेड 2 में ये होगा, ये सॉलेबल होता है, ठीक है। दूसरा सिल्वर की मैं बात करूँ, अगर सिल्वर के एसीटेट की मैं बात करूँ तो CH3COO माइनस सिल्वर प्लस, तो ये AZ, ये पार्शियली सॉलेबल होता है, या अब नहीं सॉलेबल तो होता है, पार्शियली मत बोलिए इसको, आप इसको लेस सॉलेबल बोल सकते हैं, हालांकि ये सॉलेबल है, ठीक है। और जो आपका नेक्स्ट मरकरी है, मरकरी का जो सॉल्ट होता है एसीटेट सॉल्ट CH3COO का होल टू Hg का होल टू, ठीक है, या सिंपली मैं 1 भी लिख सकता हूँ, मतलब +1 की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इनसॉलेबल होता है। ये क्या होता है? इनसॉलेबल। इन तीन को मैं कई बार बोल रहा हूँ कि अलग से डिस्कशन करने की ज़रूरत होती है। तो एसीटेट के मतलब किसी मेटल के एसीटेट सबके सब क्या है? सॉलेबल है। ऑल मेटल एसीटेट्स आर सॉलेबल, लेकिन उन तीनों में थोड़ा अलग से डिस्कशन किया, उन तीनों में सिर्फ एक इनसॉलेबल है। उन तीनों में कौन एक इनसॉलेबल हो रहा है? मरकरी का। मरकरी एक में इनसॉलेबल है, लेकिन सिल्वर एक में और लेड 2 में आपका क्या है? सॉलेबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बात करूँ कॉपर, कॉपर एक में मिलता है, कॉपर 2 में मिलता है, दो में बात करूँ क्यूप्रिक एसीटेट CH3COO का होल टू Cu, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो सॉल्युबल हम बोलेंगे। फिर अगर मैं बात करूँ आयरन 3 में, तो फेरिक एसीटेट CH3COO का होल ट्राइस Fe, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? तो सॉल्युबल। अगर मैं बात करूँ एल्युमिनियम एसीटेट CH3COO3Al, तो ये भी क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। अगर मैं बात करूँ क्रोमियम, क्रोमियम 3 में अगर मैं बात करूँ CH3COO3Cr, सॉल्युबल इनसॉल्युबल? तो सॉल्युबल। ऐसा करके नेक्स्ट 7 नंबर हम लोग देखेंगे हेलाइड्स के बारे में। हेलाइड सॉल्ट्स। हेलाइड्स हेलाइड्स में कौन कौन सा होता है आपका? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, लेकिन फ्लोराइड को छोड़ करके। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसके सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ। किसको छोड़ करके? F-, फ्लोराइड को छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ। तो मोस्टली सारे नहीं बोलूँगा मैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसमें आप क्लियर रहेंगे भी नहीं, इसमें भी थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोस्टली अधिकांश क्लोराइड या ब्रोमाइड या आयोडाइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, मतलब ज़्यादातर मेटल्स के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का सॉल्ट क्या होता है? सॉल्युबल होता है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। लेकिन फिर मैं अगर उन तीनों की बात करूँ तो वो उन तीनों का क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है। मतलब बोल सकता हूँ Pb2 में Pb2+ Ag एक प्लस में, मरकरी एक प्लस में, ये इसका क्लोराइड क्या होगा या ब्रोमाइड क्या होगा या आयोडाइड क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। क्लियर है? इवन अगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड की अगर मैं बात करूं, इवन मतलब कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के कोवैलेंट अगर कंपाउंड की बात करूं तो वो भी सॉल्युबल हो जाता है। हालांकि आयनिक कंपाउंड ही पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, ऐसा हम लोग जानते हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ इवन कोवैलेंट, क्योंकि आप कुछ पढ़े होंगे कि बेरिलियम क्लोराइड कोवैलेंट होता है, ऐसा हम पढ़ाए हैं कहाँ, तो आप जाकर देखना पीटी में होगा मेंशन किया उसमें। तो इवन कोवैलेंट मेटल हेलाइड्स, लिथियम क्लोराइड, याद करो लिथियम क्लोराइड ये आपका कोवैलेंट होता है। हेलाइड्स आर ऑल्सो सॉल्युबल, मतलब को मेटल हेलाइड जो है, जो कि आपका मेटल हेलाइड्स में आपका लिथियम का, बेरिलियम का ये जो हेलाइड है, लिथियम का क्लोराइड, बेरिलियम का क्लोराइड, ये सब क्या है आपका? कोवैलेंट है, कोवैलेंट कंपाउंड। लेकिन कोवैलेंट होने के बावजूद भी ये क्या है आपका? सॉल्युबल है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें आप श्योर नहीं रहेंगे कि सारे हेलाइड्स, मैंने ऐसा नहीं लिखा कि ऑल मेटल हेलाइड्स आर सॉल्युबल, क्योंकि इसमें मैंने लिखा मोस्टली, ठीक है, मोस्टली मैंने लिखा है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सॉल्ट्स आर सॉल्युबल। लेकिन उन तीनों को छोड़ करके फिर इसमें ये भी मेंशन कर रहा हूँ कि मेटल के हेलाइड्स ये भी सब क्या होंगे? मेटल के हेलाइड्स क्या होंगे? इवन मेटल के हेलाइड जो मेटल के हेलाइड इवन जो कि आपके कोवैलेंट हो गए, वो भी क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अच्छा, कुछ और एग्जाम मैं थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये एरिया, आपको ध्यान भी रखना है। कॉपर ध्यान रखना, देखो थोड़ा अच्छे से समझना। कॉपर का 2 तरह का वैलेंसी होता है। कॉपर और सिल्वर को मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ, कॉपर और मरकरी को डिस्कस कर रहा हूँ। कॉपर का 2 तरह का वैलेंसी होता है, +1 +2।
मरकरी का भी 2 वैलेंस होता है, +1 +2। तो कॉपर का ध्यान रखना है, कॉपर का 2 में क्लोराइड लेते हैं तो CuCl2 इज सॉलेबल होगा। CuCl2 क्या होगा? सॉलेबल। बट अगर एक में क्लोराइड बात करूंगा, एक में क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये होता है इनसॉलेबल। इनसॉलेबल ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्यूप्रिक क्लोराइड सॉलेबल है, सॉलेबल है, लेकिन क्यूप्रस क्लोराइड क्या है? इनसॉलेबल है। ठीक है। और अगर आयोडाइड की बात करूं, ठीक है, CuI2, क्यूप्रिक आयोडाइड और क्यूप्रस आयोडाइड दोनों का दोनों इनसॉलेबल। आयोडाइड इनसॉलेबल है, इज इनसॉलेबल, एंड Cu2I2 भी क्या होंगे? इनसॉलेबल होंगे। ठीक है। उसी प्रकार जिस प्रकार से आप इसमें लगा उसी तरह सिल्वर के लिए भी लगा सकते हो। तो सिल्वर 2 में क्लोराइड लो, HgCl2 क्या होगा? सॉलेबल होगा। इसी प्रकार से, बट Hg2Cl2 ये क्या हो जाएंगे? इनसॉलेबल। और आयोडाइड की अगर बात करूं तो सिल्वर बोल रहा हूँ, मरकरी के दोनों आयोडाइड जो होगा वो इनसॉलेबल होगा। मतलब HgI2 इज इनसॉलेबल एंड Hg2I2 ये भी इज क्या होगा? इनसॉलेबल। इसको थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सब आप आराम से लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल PbI2 लगाता हूँ। अभी PbI2 सॉल्युबल या इनसॉलेबल? तो मैंने अभी तो मेंशन किया था कि लेड 2 में Ag 1 में और Hg 1 में, ये क्या होते हैं? इनसॉलेबल होते हैं। ठीक है, मेंशन किया हो। तो PbI2 इज सॉल्युबल इनसॉलेबल? तो इनसॉलेबल। KCl सॉल्युबल इनसॉलेबल? तो सॉल्युबल। Hg2Cl2, ठीक है, Hg2Cl2 में क्या? सॉल्युबल इनसॉलेबल? इनसॉलेबल। जैसे अगर HgCl2 की बात करूं तो सॉल्युबल इनसॉलेबल? सॉल्युबल, अभी मैंने मेंशन किया है। और देखो जरा ZnCl2 सॉल्युबल या इनसॉलेबल? तो सॉल्युबल। ठीक है। नेक्स्ट AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्युबल इनसॉलेबल? सॉल्युबल। ठीक है। फिर और मैं बात करता हूँ SnCl4 सॉल्युबल इनसॉलेबल? तो सॉल्युबल। ठीक है। और बात करता हूँ जैसे बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 सॉल्युबल इनसॉलेबल? तो सॉल्युबल। जैसे बेरिलियम आयोडाइड Bi2 सॉल्युबल, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। ठीक है। सिल्वर आयोडाइड AgI सॉल्युबल इनसॉलेबल? तो इनसॉलेबल। मैंने मेंशन किया था कि सिल्वर के जो 1 में क्लोराइड या आयोडाइड होता है इनसॉलेबल होता है। MnCl2 सॉल्युबल इनसॉलेबल? तो सॉल्युबल। पोटेशियम दूसरा लेते हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI सॉल्युबल इनसॉलेबल? तो सॉल्युबल। Hg2I2 तो Hg का आयोडाइड 1 में चाहे 2 में, ये सब क्या होंगे? इनसॉलेबल। इस प्रकार से हम लोग लगा सकते हैं बहुत सारे। ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर सिल्वर का देखते हैं हम लोग। सिल्वर प्लस 1 का सॉल्ट की अगर मैं बात करता हूँ, सिल्वर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हम लोग पढ़े भी हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़े थे, थोड़ा सा मैंने डिस्कशन किया था केमिकल इक्विलिब्रियम में कि सिल्वर के अधिकांश सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, पढ़ाया होगा मैंने थोड़ा। तो सिल्वर को इसलिए थोड़ा अलग से डिस्कशन करते हैं, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। तो ऑल जितने भी सिल्वर के सॉल्ट्स होते हैं, ऑल सिल्वर प्लस सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल, मतलब जितनी भी सिल्वर के सॉल्ट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे? इनसॉल्युबल, लेकिन 4 को छोड़ करके, सिर्फ 4 को छोड़ करके। किसको किसको? सिल्वर का फ्लोराइड, सिल्वर का नाइट्रेट, हालांकि मैंने लिखा था नाइट्रेट में सबका नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, याद करो। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का सल्फेट Ag2SO4, और एक अभी हम लोग पढ़े थे एसिटेट, सिल्वर एसिटेट CH3COOAg, ये सब क्या होते हैं? चारों का चारों ये होता है आपका सॉल्युबल सॉल्ट है ये। मतलब ये 4 सॉल्युबल है, बाकी सब का सब क्या है? इनसॉल्युबल। तो सिल्वर के बारे में ध्यान रखें, सिल्वर के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल है, लेकिन 4 को छोड़ करके, मतलब 4 सॉल्युबल है। 4 सॉल्युबल कौन कौन सा? सिल्वर फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, सिल्वर फ्लोराइड, दूसरा सिल्वर नाइट्रेट, तीसरा सिल्वर सल्फेट, और चौथा आपका सिल्वर एसिटेट। तो कुछ एग्जाम्पल लगाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि हमने लिया, अगर मान लीजिए हमने लिया सिल्वर सल्फाइड सॉल्युबल इनसॉल्युबल, तो इनसॉल्युबल होगा। जैसे अगर हमने लिया सिल्वर का फॉस्फेट Ag3PO4 सॉल्युबल इनसॉल्युबल? इंसॉल्युबल। सिल्वर ऑक्साइड इंसॉल्युबल, सिल्वर नाइट्राइट इंसॉल्युबल, सिल्वर आयोडाइड इंसॉल्युबल, सिल्वर क्लोराइड इंसॉल्युबल। आपको याद होगा ये सब हम लोग बोलते थे इंसॉल्युबल होता है, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट जो कि इंसॉल्युबल बोल सकते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड इंसॉल्युबल,
सिल्वर आर्सेनेट Ag3AsO3, ये सब क्या होंगे, ETC एटसेट्रा, ऑल आर ETC, बहुत सारे ये सब क्या होंगे, इंसॉल्युबल, ये सब के सब क्या होंगे, इंसॉल्युबल होंगे। नाउ इसके बाद देखते हैं, देखिए चूँकि सिल्वर के जो हेलाइड सॉल्ट है, सिल्वर के हेलाइड मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सिल्वर के हेलाइड्स की सॉल्बिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में, हालांकि अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं करता है तो हम लोग समझते हैं कि पानी में हम लोग उसकी सॉल्बिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सिल्वर के जो सॉल्ट्स है, हेलाइड सॉल्ट्स है, वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग उसकी सॉल्बिलिटी अलग अलग सॉल्यूशन में भी हम लोग को पढ़ना है, जानना है, ठीक है, अलग अलग सॉल्यूशन में जानना है। और इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, एक चार्ट यहाँ तैयार करता हूँ, और ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसके साथ नाउ, जैसे सिल्वर के 3-4 सॉल्ट लेता हूँ, सिल्वर के क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, और एक सिल्वर का सल्फाइड ले लेता हूँ, Ag2S, ठीक है, ये मैंने सॉल्ट्स लिया है, ठीक है, सिल्वर का सॉल्ट्स। अगर मैं इसके कलर की बात करूं, कलर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है, AgCl का कलर जो होता है वो वाइट होता है, पढ़े भी होंगे, सिल्वर क्लोराइड का वाइट PPT बनता है। ये Ag जो Br होता है ये पिल येलो होता है, हल्का पीला कलर होता है। Agi का जो कलर होता है ये डीप येलो होता है, डीप येलो गहरा पीला आता है, और Ag2S का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। सिल्वर सल्फाइड का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है, तो कलर की बात हो गई। अच्छा, इसके बाद हम लोग सॉल्बिलिटी अलग अलग सॉल्वेंट में पढ़ेंगे, तो पहले मैं वाटर में सॉल्बिलिटी पढ़ाऊँगा, H2O, वाटर में सॉल्बिलिटी, वाटर सॉल्वेंट में सॉल्बिलिटी H2O सॉल्बिलिटी, ठीक है, इसमें देखना है ज़रा सा, अमोनिया सॉल्बिलिटी, अमोनिया सॉल्बिलिटी, ठीक है। उसके बाद हमको अमोनियम सॉल्बिलिटी, अमोनिया सॉल्यूशन में इसकी सॉल्बिलिटी डिस्कस करेंगे। सोडियम साइनाइड NaCN में इसकी सॉल्बिलिटी की बात करेंगे। फिर उसके बाद हाइपो सॉल्यूशन Na2S2O3, हाइपो सॉल्यूशन, इसको बोलते हैं हाइपो, इसके सॉल्यूशन में इसकी सॉल्बिलिटी की बात करेंगे। और एक हम लोग देखेंगे HNO3 सॉल्यूशन, HNO3 सॉल्यूशन में इसकी सॉल्बिलिटी की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा, ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं इसमें, जैसे अभी तो हम लोग वाटर सॉल्बिलिटी तो भी हम लोग पढ़ेंगे, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, ये तुरंत हम लोग पढ़ें। अच्छा, ये भी पढ़े तो सिल्वर के सारे सॉल्ट इनसॉल्युबल होते हैं, चार को छोड़ करके, तो चार में से कोई भी नहीं आ रहा है, ये सब क्या है, इनसॉल्युबल है, मैं पानी में ये चारों का चार इनसॉल्युबल है। अब अमोनिया में इसकी सॉल्बिलिटी की बात करते हैं, तो अमोनिया में सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल होता है, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अच्छा, और ये जो, अब देखो इसमें कंडीशन है, सिल्वर ब्रोमाइड जो है, सिल्वर ब्रोमाइड अमोनिया में सॉल्युबल कभी होता भी है और कभी नहीं भी होता है। अगर आप डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन लाते हैं, डाइल्यूट अमोनिया अगर बात करें, तो डाइल्यूट अमोनिया में ये होता है इनसॉल्युबल होता है। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड अगर अमोनिया की बात करें, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो इसमें ये सॉल्युबल हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, ये सॉल्युबल हो जाता है, तो ये कंडीशन है। बाकी सिल्वर आयोडाइड ये इनसॉल्युबल होंगे, और ये भी क्या होंगे, इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है, सिल्वर का सल्फाइड भी इनसॉल्युबल होगा। सोडियम साइनाइड की अगर बात करें, तो सिल्वर क्लोराइड भी सॉल्युबल, सिल्वर ब्रोमाइड भी सॉल्युबल, सिल्वर आयोडाइड भी सॉल्युबल, और सिल्वर का सल्फाइड जो होता है वो ये पार्शियली बोल सकते हैं आप, पार्शियली सॉल्युबल होते हैं, पूरी तरह सॉल्युबल नहीं, लेकिन पार्शियली सॉल्युबल होते हैं। अच्छा, ये हाइपो सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो ये सिल्वर क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड सॉल्युबल, ब्रोमाइड सॉल्युबल, आयोडाइड सॉल्युबल, लेकिन ये आपका इनसॉल्युबल होता है। और HNO3 नाइट्रिक एसिड की बात करें, तो ये तीनों जो है हेलाइड्स इनसॉल्युबल है, लेकिन सिल्वर सल्फाइड ये क्या है, सॉल्युबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो ये जो कंपाउंड हाइपो सॉल्यूशन, सोडियम साइनाइड, अमोनिया और वाटर, ये जो सॉल्युबल हुआ है यहाँ तक वाले में, ये जो सॉल्युबल है, ये सॉल्युबल क्यों हुआ, तो ये सॉल्बिलिटी जो हो रहा है, सॉल्बिलिटी इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन,
कॉम्प्लेक्सेशन या कॉम्प्लेक्सेशन फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्सेशन या सॉलिबिलिटी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के कारण ये सॉल्युबल है। और ये जो इकलौता जो ये जो सॉल्युबल आपका है, ये जो छूट गया था यहाँ से मैंने मेंशन किया है, ये जो सॉल्युबल ये है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अगर आपसे पूछा जाए, ये चैट तो आपको याद रहेगा ही, नहीं पूछ दिया जाए कि ये जो सॉल्युबल है, ये जो इधर वाला सिल्वर के जो 4 कंपाउंड लिए वो ये जो सॉल्युबल है ये क्यों है सॉल्युबल, तो कॉम्प्लेक्सेशन के कारण बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण बोल सकते हैं। सॉलिबिलिटी इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स बोलो अच्छा रहेगा, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के चलते ये सब सॉल्युबल है। और ये HNO3 में सिल्वर सल्फाइड क्यों सॉल्युबल है, तो ड्यू टू ऑक्सीडेशन आप ये बोल सकते हो। जैसे थोड़ा और देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा सिल्वर फ्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए, तो जैसा कि आप जानते हैं ये क्या है, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो आप ये पढ़ें सॉल्युबल है, बाकी ये सब क्या है, इनसॉल्युबल है। तो इसका मतलब अगर सॉल्युबिलिटी पूछा जाए किधर किधर बढ़ेगा, तो नीचे से ऊपर जाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। तो इसका मतलब सबसे हाईली इनसॉल्युबल कौन होगा, Ag। आई क्या होगा, हाईली इनसॉल्युबल होगा, हाईली इनसॉल्युबल। ठीक है, जैसे सिल्वर क्लोराइड, हम अभी पढ़े कि अमोनिया में वो क्या है, सिल्वर का क्लोराइड क्या है, सॉल्युबल है अमोनिया में। तो होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। कैसे, सिल्वर क्लोराइड लिए, ठीक है, इसको अमोनिया में डालें, NH3 एक्सेस में इसको हम लोग डालें, तो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो मैं बताऊँ सिल्वर +1 में, और सिल्वर +1 में जो है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो सिल्वर NH3 का होल 2 ठीक बनाया, तो ओवरऑल इस पर ये तो न्यूट्रल होता है, इस पर कितना है +1, तो सिल्वर पे +1, ये अमोनिया पे तो चार्ज नहीं होता, अमोनिया न्यूट्रल होता है, तो इसके साथ मतलब Cl- जुड़ना चाहेगा, एक Cl-, तो यहाँ Cl-, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज AgNH3 का होल टू Cl। अभी आप नहीं जानोगे कि यहाँ, अभी आप नहीं समझ सकते हो कि यहाँ पे अमोनिया 2 ही क्यों जुड़ा। मैं आपको पढ़ाऊंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहाँ आपको समझ में आएगा कि सिल्वर जो है वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में रहता है, सिल्वर +1 में 2 कोऑर्डिनेशन बनाता है, तो अमोनिया 2 इसके साथ जुड़ेगा। सिल्वर का +1 में कंपाउंड लिखना है, तो +1 यहाँ ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, +1, तो इसका तो एक क्लोरीन जोड़ देंगे, तो ये देखो कॉम्प्लेक्स बना आपका, यही क्या है आपका कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के कारण ये कंपाउंड क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। सॉरी यहाँ तो ऐसे लिखना होना, ठीक है, ये इसलिए सॉल्युबल, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के चलते ही सॉल्युबल है। ठीक है, फिर और देखो एग्जांपल, जैसे सिल्वर आयोडाइड जो है ये हाइपो सोल्यूशन में सॉल्युबल है, हालांकि क्लोराइड ब्रोमाइड भी सॉल्युबल है। तो जब आप हाइपो सोल्यूशन में इसको लेते हो, हालांकि ये येलो कलर का है ना PPT, ठीक है, तो जब इसको हाइपो सोल्यूशन में Na2S2O3 हाइपो सोल्यूशन में जब इसको लेते हो, तो सिल्वर जो है Ag यहाँ +1 में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है, तो S2O3 कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में ना, तो S2O3 का होल 2 लिखेंगे। अब S2O3 पे डबल 2 माइनस है, तो 2 माइनस का मतलब हो गया 2 दूना 4, अब +1 है, तो +1 है, ये 2 दूना 4, तो इसका मतलब -3 हो गया, तो -3 यहाँ पे, तो सोडियम कितना जोड़ेंगे, सोडियम कितना लाना पड़ेगा, 3 सोडियम लाना पड़ेगा, 3 प्लस होता है, तो Na3 ऐसे लाना पड़ेगा, Na3 सोल्यूशन। फॉर्मूला लिखने का ये तरीका है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के चलते ही आपका क्या हो रहा है, ये। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये यूज़ होता है किस में, रिएक्शन इज यूजफुल फॉर डेवलपमेंट ऑफ फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट। अब ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया। अब पढ़े भी होंगे कि सिल्वर जो है, सिल्वर आयोडाइड और हाइपो सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फोटोग्राफिक फिल्म को डेवलप करने में। आप ही पढ़ेंगे, रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर जाइए। सिल्वर आयोडाइड हाइपो सोल्यूशन लेंगे तो +1 में है, और 2 कोऑर्डिनेशन तो S2O3 का होल 2 Na3, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये बनाएगा। अच्छा, और देखते हैं, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन चलते हो गया। अच्छा, उसी तरह से एक और देखते हैं ज़रा, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो इस प्रकार से ये आपका ख़त्म होता है। तो मैं क्या करता हूँ अब कि अब एक एक पेज का मैं आपको वो 3-3 4-7 सेकेंड का आपको वो दिखा देता हूँ। ये फर्स्ट पेज है आपका, ऊपर ऐसे लिखा हुआ भी है। ये आपका सेकेंड पेज हो गया,
ये आपका थर्ड पेज हो गया। ये आपका 4 पेज हो गया। ये आपका 5 पेज हो गया। ये आपका 6 पेज हो गया। ये आपका 7 पेज हो गया। और ये लास्ट 8वां पेज आपका, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। 8वां पेज हो गया।